हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, ये है घटना चक्र पॉइंटर पॉलिटी और इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है उद्देशिका मतलब कि प्रस्तावना और शासन प्रणाली। तो भारत की क्या शासन प्रणाली है उसको और इसके साथ ये उद्देशिका, दो टॉपिक आप इसमें हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 3 वीडियो इसके बनाए हैं, तो आप वो भी वीडियो देख लें ताकि इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, पहले एक ये जो अपनी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को ही यहाँ पर दिया गया है। प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका, ये जो है किसी भी किताब की अगर हो तो वो क्या उसका मूल सार बताती है। इसी प्रकार से हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है वो मूल सार बताती है संविधान का। वो इस प्रकार है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बहुमतता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ पर हमें भरना है, ठीक है, कि ये आज डॉट डॉट को एतद इस संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर हमें भरना है 26 नवंबर 1949। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि हमने जो संविधान को एक्सेप्ट किया तो वो जो डेट थी, संविधान पूरी तरह से बन गया जब, तो 26 नवंबर 1949 डेट थी। तो यहाँ पर हमें इसी को क्या करना है, फिलअप करना था। ये प्रश्न था इस प्रकार से। तो संविधान का जो पूरा खाका जो तैयार हो गया, बन के तैयार हो गया, वो 26 नवंबर 1949 था। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति जब संविधान लागू किया गया था। तो जब ये संविधान हमने लागू किया, संविधान कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को, तब भारत की स्थिति क्या थी? भारत था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये एक शब्द, इसके बाद लोकतंत्रात्मक ये एक शब्द और गणराज्य, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात हम अपनी नीतियाँ बिना बाहर के प्रेशर के, बिना किसी अन्य देश के प्रेशर के बना सकते हैं। हम यहाँ अपने लोगों के हित में जैसी नीतियाँ अनुकूल होंगी वैसी नीतियाँ बना सकते हैं। इसका मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लोकतंत्रात्मक मतलब लोकतंत्र को हमने इस्टेब्लिश किया लोकतंत्रात्मक से। इसके साथ गणराज्य, गणराज्य का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो हायरार्की से नहीं होगा, मतलब वंशानुगत नहीं होगा, वो किसी ऐसे पैटर्न से नहीं होगा कि उसका पिता बने फिर बेटा बने फिर, ऐसे नहीं होगा। तो हमारे यहाँ गणतंत्र होगा, अर्थात यहाँ का जो मुख्य प्रमुख होगा जो कि राष्ट्रपति हैं, वो उनका चुनाव होगा, टाइम टाइम पे उनका चुनाव होगा, जिसे हम गणतंत्र कह रहे हैं। भारत में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्र का उल्लेख कैसे किया गया है? भारत तथा इंडिया कहा गया है। इंडिया दैट इज भारत, ये हमारी प्रस्तावना में कहा गया है, संविधान में कहा गया है। तो दो शब्द मिलते हैं हमें, एक तो भारत और दूसरा इंडिया, ये नाम मिलते हैं हमें संविधान में। तो संविधान में याद रखना है कि हिंदुस्तान नाम नहीं है, सिर्फ भारत और इंडिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम, तो अभी जो हमने शुरुआती प्रस्तावना देखा उनमें शब्दों का जो क्रम था वो ऐसा था, सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, ये इनका क्या था, एक क्रम था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द, तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और इस समय 3 शब्द जोड़े गए थे। उनमें से एक था समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्षता और तीसरा था अखंडता। तो इस प्रकार से 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। भारत को
धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना ये बताती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था वो अखंडता। तो देखिए 75 में नहीं, 76 में इनको जोड़ा गया, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को 1976 में जोड़ा गया था। तो ये तीनों शब्द 1975 तक भारतीय संविधान में उपस्थित, भारतीय संविधान की उद्देशिका में उपस्थित नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है, क्या घोषित किया गया है? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये हमारी संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए घोषित किया गया है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही है, वो ये सही है, देखिए पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान में जो संविधान सभा थी उसमें से 13 दिसंबर 1946, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने क्या किया था कि एक ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य प्रस्ताव प्रेषित किया था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? पारित कर दिया गया, और वही फिर क्या बन गया? हमारी प्रस्तावना बन गई। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारतीय उद्देशिका संविधान की जो है वो न्याय के लिए नहीं बल्कि भारत के संविधान के पूरे स्वरूप को बताती है। तो जहाँ भी अगर न्याय में समस्या होती है तो उस भाषा को समझने के लिए उद्देशिका का यूज किया जाता है, ना कि सीधे सीधे न्याय देने के लिए। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो देखिए ये भी क्या है कि संविधान के उद्देशिका की एक विशेषता है कि जो विशिष्ट प्रावधान हैं उनको ये मतलब रद्द नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में उद्देशिका में संशोधन सिर्फ एक ही बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तो देखिए वही शब्द सम्मिलित नहीं थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये उस समय शामिल नहीं थे शुरुआती, फिर 76 में इनको शामिल किया गया। भारत के संविधान में आमुख का मतलब क्या है? प्रस्तावना। आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो इसका देखिए उद्देशिका का ये लक्ष्य है कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें हमारी जो उद्देशिका है फुलफिल करने का इंडिकेशन देती है। भारत एक गणतंत्र है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है, जैसा कि अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। मतलब इसका जो प्रमुख है, जो कि अपने भारत के पहले नागरिक अर्थात राष्ट्रपति होते हैं, वो वंशानुगत क्रम से नहीं आते हैं बल्कि उनका समय समय पर चुनाव होता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत बताता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्ष का सही भाव है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब भारत किसी भी धर्म विशेष को स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि शासन ये कहे कि हमारा ये विशेष धर्म है और हम विशेष धर्म को बढ़ावा देते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण।
देखिए लोक कल्याण जो शब्द है ये लोक कल्याण नीति निर्देशक तत्वों में है, ना कि भारत की इसमें प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन इसमें नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है या उल्लेखित नहीं है क्या, धार्मिक न्याय, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही कथन है कि इसमें से जो ये है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू नहीं थे, है ना, या इसके अंग नहीं थे, और ये जैसा कि हम जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। संविधान का वह भाग जो इसकी आत्मा कहलाता है वो क्या है, उद्देशिका, तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, ये किस व्यक्ति ने कहा है, तो अगर सीधे सीधे ऐसा भी पूछता है कि भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसको जन्म कुंडली जो कह रहे हैं वो कौन कह रहे हैं, के.एम. मुंशी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, ये कहा है बी.आर. अम्बेडकर जी ने कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ये किसमें किया गया था, कहा गया था मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। केशवानंद भारतीय विवाद में, केशवानंद भारतीय विवाद में ही मूल ढांचे का सिद्धांत लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी बदलाव संविधान में इस तरह से नहीं किया जा सकता है जो इसके मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की बात की गई है और यहाँ पर उद्देशिका में भी इसकी झलक मिलती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। कैसे, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। मतलब ये कि जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका पूरे भाव को बताती है, तो पूरे भाव का जो बिखराव है या पूरे भाव की जो प्रस्तुति है या पूरे भाव का जो संकल्प पूरा हो रहा है वो हो रहा है कहाँ से, मूल अधिकारों से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से और मौलिक कर्तव्यों से। इनसे भारत की जो भी संविधान की प्रस्तावना है उसका वो मूल वो है पूरा होता है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों की को प्रतिबिंबित करता है। तो उद्देश्यों को प्रतिबिंबित कौन करता है, इसकी प्रस्तावना। जैसा कि हमने कई बार अभी चर्चा की कि किसी भी बुक की जो मूल हम ऊपर प्रस्तावना लिखते हैं वो बताती है कि इस बुक में आखिर क्या है। इसी प्रकार से हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो बताती है कि इस पूरे ग्रंथ का या इस पूरी जो भी बुक है उसका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है 3 प्रकार के न्याय की, है ना, तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। अगला अपना टॉपिक है शासन प्रणाली। तो भारत में शासन प्रणाली किस प्रकार से काम करती है, इसको इस वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता को हमने ये डिस्कस किया था इसमें कि हम कोई भी नियम हम अपने देशवासियों के लिए अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम संप्रभु हैं, कोई विशेष दबाव बाहर का हमारे ऊपर नहीं रहेगा, इसे ही हम संप्रभुता कहते हैं। तो किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण तत्व है कि वो संप्रभु हो, अपनी नीतियां अपने लोगों के लिए सेल्फ में बना सके। भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो है संसदात्मक। तो हमारे यहाँ जो प्रणाली अपनाई गई है वो कैसी, संसदात्मक प्रणाली यहाँ पर अपनाई गई है। एक राष्ट्रपति प्रणाली भी होती है जो कि अमेरिका में अपनाई गई है। भारतीय संविधान की विशेषता, संसदात्मक सरकार, मतलब कि यहाँ देखिए संसद होती है, संसदात्मक सरकार है। संघात्मक सरकार, संघात्मक का मतलब ये है अगर हम संघात्मक ढांचे की बात करें
तो ऐसा ढांचा जिसमें शक्तियों का विभाजन होता है उसे हम कहते हैं संघात्मक ढांचा। हमारे भारत में जो संघात्मक ढांचा है वो कैसे है, जैसे एक केंद्र है, फिर इसके बाद में राज्य हैं, तो केंद्रों की शक्तियां हैं अपनी और राज्यों के भी स्वायत्त में अपने आप में शक्तियां हैं। इसके साथ साथ में हमने ग्रामीण स्तर पर भी शक्तियों के विभाजन के लिए काम किया है, तभी हमने ग्रामीण उसमें चुनाव की व्यवस्था की है। तो इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन है जिसे हम कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और उसको जो यहाँ की पॉलिटिकल वो है उससे दूर रखा गया है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर संसदीय प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली का क्या मतलब है कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। तो इसमें क्या क्या देखिए निहित है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होंगे। तो जो भी मंत्रिमंडल बनता है तो कोर मंत्रिमंडल जो है उसमें जो सदस्य हैं वो सदस्य कैसे होंगे, संसद के सदस्य तो ऑटोमेटिकली वो होंगे ही, क्योंकि जो संसद होती है वो 3 उससे बनती है। अगर हम संसद की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा और एक राष्ट्रपति हो जाएगा, तब हमारी संसद बन जाएगी। तो संसद में ही जो हमारा लोकसभा है और लोकसभा में जो मंत्रिमंडल होता है, तो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो अल्टीमेटली किसके सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं, क्योंकि वो उसी के अंतर्गत आ रहे हैं। जब तक मंत्रियों को संसद यानी कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक ही वो अपने पद पर रहते हैं। तो ये भी बात सही है, अगर संसद में मान लीजिए उनको विश्वास प्राप्त नहीं है, इसका मतलब उनकी संख्या आधे से ज़्यादा नहीं है, तो सरकार गिर जाती है। तो वही बात है कि जब तक मंत्रियों को संसद मतलब कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त है जब तक ही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसमें विधायिका का नियंत्रण होता है, किसमें, कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका में हालांकि देखिए विधायिका के भी सदस्य होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, जो नीतियों को अप्लाई करते हैं वो लोग भी होते हैं। तो कार्यपालिका इन सबसे मिलकर बनती है और कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रखती है, विधायिका। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, किसमें, राष्ट्रपति में। तो अगर राष्ट्रपति पद्धति है तो वहां पर सारी शक्तियां जो है वो किसमें होती हैं, राष्ट्रपति में होती हैं। जैसे हम अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है, तो वहां पर जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो किसमें होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का होता है, बाकी जो काम होता है वो हमारी जो मंत्रिमंडल है वो करती है, और मंत्रिमंडल का उसका प्रमुख अपना जो प्रधानमंत्री होता है उसका विशेष पावर इसमें रहता है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, वो ये लक्षण है, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यह गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, संसदात्मक सरकार है, और इसके साथ साथ में सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, क्योंकि यहाँ पर भारत की जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि जाके फिर संसद में बैठते हैं और नियम कानून बनाते हैं। इसलिए जो यहाँ पर सर्वोच्चता है वो किसकी है, जनता की है। सही कथन है इस प्रकार से, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ये सारी बातें भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, सत्य है। भारतीय राजतंत्र की विशेषता क्या है, एक संविधान संगत सरकार होगी, यहाँ लोकतांत्रिक सरकार होगी, विधि का शासन यहाँ पर होगा। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। तो वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य जो बनाना, जो कि भारत के नीति निदेशक तत्वों में निहित है, कल्याणकारी राज्य का भाव, वो कहता है कि अधिक संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो। भारतीय संविधान का दर्शन है
क्या है, कैसा दर्शन है भारतीय संविधान का? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, क्या है? जनता। तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता, क्योंकि जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मतलब है क्या कि वहां एकल कार्यपालिका होगी। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो जनता क्या कर सकती है? सरकारों को बदल सकती है, उनके प्रतिनिधियों को अगर नहीं चुनेगी तो सरकार उनकी नहीं बनेगी। भारत का संविधान परिसंघीय विनिर्धारित होता है। तो भारत का जो संविधान है ये परिसंघीय निर्धारित होता है। कैसे? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करके। तो देखिए, संघीय व्यवस्था की अभी हमने चर्चा की थी। तो संघीय व्यवस्था का मतलब ही है शक्तियों का विभाजन। अगर एक से ज्यादा लेयर पे शक्तियों का विभाजन हो रहा है तो वो जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था कहलाती है। भारतीय संविधान है कैसा है? ये है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है कि हमारे यहाँ न्यायिक समीक्षा होती है। न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन जो है वो भारत में है और अमेरिका में है, लेकिन ये व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन से ये भिन्नता इस प्रकार से यहाँ पर है। वहाँ पर संसद सबसे ज़्यादा प्रमुखता रखता है और भारत में जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो यहाँ पर ज़्यादा प्रमुखता रखती है। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और कारण दिया है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, उसको स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। और यहाँ पर देखिए संघीय प्रणाली है क्योंकि हमने राज्यों को भी शक्तियाँ दे रखी हैं और यहाँ पर लेकिन केंद्र जो है एक बहुत शक्तिशाली है। तो केंद्र अपनी शक्तिशाली भूमिका रखता है। हालांकि इसका शुरुआती उद्देश्य ये था कि विभाजन न हो जाए, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय लगभग 552 स्टेट से रजवाड़े थे छोटे छोटे करके, और फिर जब हमने इसको सिमुलेट किया, एक साथ लाए सारी चीज़ों को, तो हमें ये डर था कि फिर से कहीं ये विभाजन न हो जाए देश का, इसलिए हमने केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की थी। भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। तो संघीय लक्षण क्या है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तीन लक्षण जहाँ मौजूद हैं वहाँ हम कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था कायम है या संघीय व्यवस्था एस्टेब्लिश की गई है। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व। अब देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या एकात्मक तत्व हैं? बेसिकली यहाँ पर एकात्मक तत्व भी मौजूद हैं। देखिए कैसे कि जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है राज्यों में। तो केंद्र का कंट्रोल किस में हो गया? राज्यों में हो गया, राज्यपाल के थ्रू। इसके साथ साथ राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो समान प्रतिनिधित्व नहीं है राज्यों का, अलग अलग प्रतिनिधित्व है। और दूसरी चीज अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे कि मान लीजिए IAS और ये IAS IFS, ये जो भर्तियां होती हैं ये कौन कराता है? केंद्र। कंट्रोल किसका रहता है इसमें? मुख्यतः केंद्र का। ये लोग जाके अपॉइंटमेंट कहाँ होते हैं? राज्यों में। तो काम करते हैं राज्यों में, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में है? केंद्र के हाथ में है। तो इसलिए ये भी एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां पर एकात्मक तत्व मौजूद है। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तो ये भारतीय संघीय व्यवस्था का एक यहाँ पर लक्षण दिख रहा है। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। तो कथन देखिए सही है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जनता के द्वारा राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है जैसे कि अमेरिका में चुना जाता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट चुना जाता है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। और कारण यहाँ पर बता रहा है कि भारत में संघीय संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद
के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सही हैं, और ये गणतंत्रवाद का मतलब ही है कि यहाँ पर निर्वाचन हम अपने मुख्य प्रतिनिधि का कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों सही है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी कारण के द्वारा कथन का किया जा रहा है। पुनः देखिए कथन और कारण दिए हैं। कथन है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये राजनीतिक दल हैं ये जीवन रक्त हैं, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के कई दल हो सकते हैं और किसी को भी चुना जा सकता है। तो ये बताते हैं कि ये लोकतंत्र है, तो ये बात यहाँ पर सही है। और कारण यहाँ है लोग खराब शासन के लिए समानतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो ये भी बात यहाँ पर सही है। और स्पष्टीकरण भी हो रहा है, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो कौन, क्योंकि हम जिसको चुनते हैं, जो हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, अगर गलत होगा तो हम उनके लिए ही तो मतलब उनको ही दोष देंगे उसका। पुनः देखिए कथन और कारण है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। तो देखिए ये बात यहाँ पर क्या है, सही है। हमारे यहाँ पर संघवाद है, लेकिन क्या व्यवहारिक रूप से संघवाद पूरी तरह से स्टेब्लिश है? नहीं है। तो भारत में संघवादिता व्यवहारिक रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने देखा कि राज्यपाल की नियुक्ति है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और कारण यहाँ पर दिया हुआ है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो ये बात यहाँ पर गलत है कि भारतीय संघीय राज्य नहीं, भारतीय संघीय राज्य है, लेकिन व्यवहारिता में इसको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यवहारिता में भी उसको पूरी तरह अप्लाई किया जा रहा है। कथन और कारण में फिर से देखते हैं। कथन है भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। तो यहाँ पर देखिए ये कथन जो है सही है। कारण यहाँ पर दिया गया है कि विविधताओं में सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। ये भी बात यहाँ पर सही है, और यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है कि देखिए पहले ये डर था कि अगर हम इस तरह से राज्यों को बांट देंगे अलग अलग तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे कमजोर हो जाएंगे हम, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ये मजबूत हमारा देश बन गया। कथन और कारण दिए हैं। कथन है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ये बिल्कुल ही बात सही है। और कारण है यहाँ पर भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो यहाँ पर दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण कर रहा है। भारतीय संविधान में के बृहद होने का कारण क्या है? क्योंकि संविधान में हमने संघ और राज्य दोनों के लिए प्रावधान किए हैं, इसलिए ये काफी बड़ा है। कथन और कारण में है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। ये बात देखिए ठीक है। और भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना तो एकात्मक है, तभी तो ये अर्धसंघात्मक है। तो यहाँ पर दोनों सही है, कथन और कारण, और यहाँ पर कारण के द्वारा कथन की व्याख्या भी की जा रही है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ये किसने कहा है? ये कहा है जी ऑस्टिन ने। तो जी ऑस्टिन ने भारतीय जो संघवाद है इसको सहकारी संघवाद कहा है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, ये कहा है केसी व्हियरे ने। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये केसी व्हियरे का कथन है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे पे नहीं ढाला गया है, ये कथन किसका है? यह है बी.आर. अम्बेडकर जी का। और भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही है क्या? कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार और संघीय नीति गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है। क्या? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी हुई हो, ये गणतंत्रीय अवधारणा को व्यक्त करता है। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। मतलब कि संवैधानिक सरकार का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि राज्य प्रमुख है, बल्कि वहां पर क्या है कि जो जनता है वो प्रमुख है, इसलिए वो जनता के जो अधिकार है वो हनन ना हो, इसके लिए वो उसमें क्या लगाता है कि राज्य पे कंट्रोल करती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आगे अपना जो वीडियो रहेगा उस राष्ट्रीय प्रतीक और जो भी आगे के टॉपिक रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आखिरी तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।